आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि के बारे में। सभी जीव वस्तु में एक समान का रेडियो धर्मी कार्बन होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास भिलाइड फैक लिब्बी द्वारा 1940 में किया गया था। इसको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु, पंछी, पौधे वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसमें ह्रास होता रहता है। मृत होने पर वे नया कार्बन नहीं लेते, परंतु उसे एक निश्चित दर से ह्रास होते रहते हैं। किसी वस्तु में निहित कार्बन 14 या 14C की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 निर्धारित विधि कार्बन डेटिंग कहते हैं। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समसामयिक में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता, जबकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। जीवित पेड़ पौधे एवं जंतु में C12 एवं C14 दोनों सामान्य अनुपात में पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मर जाते हैं तब C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है, लेकिन C14 की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है। जब वस्तु निष्प्रभाव हो जाता है तब इसमें विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि C14 का आधा जीवन 5568 वर्ष का होता है। इस प्रकार वस्तु का भार 5568 वर्ष पहले निष्प्राण हो गई हो तो उसकी C14 धारित उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब तक जीवित थी। जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी ही कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्षों तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। C14 कम प्राचीन वस्तु, C14 से अधिक नवीन वस्तु। अब हम बात करने जा रहे हैं आपको हड़प्पा सभ्यता से मिली पशुपति की मूर्तियों के बारे में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर मिली थी, जिसे जॉन मार्शल ने अर्ध शिव की संज्ञा दी थी। इसमें एक त्रिमुख पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। उसके सिर में सींग हैं तथा कलाई से कंधे तक उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं। उसके दाईं एवं बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण हैं। इस मुहर में जानवरों की कुल संख्या 6 है, जबकि जानवरों की कुल प्रकार 5 है। इस आकृति को शिव हिंदू धर्म का रूप माना गया है, जो कि यज्ञ की मुद्रा में दर्शाया गया है। पैरों के नीचे 2 मोर अंकित थे। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति मवेशी के देवता और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया। अब हम बात करते हैं पुरोहित राजा की मूर्ति के बारे में।
ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिली है और इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जो हड़प्पा सभ्यता से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह सेल खड़ी कचली मिट्टी से बनी मूर्ति है। इसमें पुजारी राजा की दाढ़ी करीने से संवारी गई है, लेकिन मूछें नहीं है। वह तिप्तिया छाप वाला शाल ओढ़े हुए है। उसका बायां कंधा ढका है, लेकिन दायां कंधा खुला हुआ है। नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं, जिसके निचले ओठ मोटे हैं तथा उसकी दृष्टि नाक के अग्र भाग पर टिकी हुई है। मस्तक पर गोल अलंकार है। इस पत्थर मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। स्टाप्टर पिगमट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। कालीबंगा में भी सदैव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। यहाँ लकड़ी से बनी नालियों का अवशेष मिला है। अब बात करते हैं पशुपालन की। सिंधुवासी हाथी एवं घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी एवं घोड़े पालने के साथ प्रमाणिक नहीं हो सकते। शुद्ध कोदा से घोड़े के अस्थि पंजर एवं राना घुड़ी से घोड़े के दांत जबड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथर एवं रंगपुर से घोड़े की मूर्तियां मिली हैं। सिंधुवासी को गैंडा, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमिर से मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। वाणिज्य व्यापार की बात करें तो सिंधु सभ्यता में सिक्कों, मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। व्यापारिक वस्तुओं की गांठ पर शिल्पियों एवं व्यापारियों द्वारा अपनी मुहर की छाप लगाने की प्रथा थी। लोथर से इस तरह की कई मुहर बंद मिली है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 2 पहिया वाली खिलौने गाड़ी, कांसे की 2 पहिया वाली खिलौने गाड़ी एवं चौहद्रों से मिट्टी की 4 पहिया वाली गाड़ी मिली है। लोथर से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया एवं बनमाली से सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए के निशान मिले हैं। बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की। प्रमुख आयातित कच्चा माल के बारे में। कच्चा माल, टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान से आता था। तांबा जो है खेतरी, राजस्थान, बलूचिस्तान से आता था। चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सोना जो है अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से आता था। लाजवर्ज जो है मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता था। सेल खड़ी जो है बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आता था। नील रतन बदख्शा, अफगानिस्तान से आता था। नीलमणि महाराष्ट्र, दक्षिण भारत से आता था। हरित मणि दक्षिण एशिया से आता था। शंख कौड़िया सौराष्ट्र, दक्षिण भारत से आता था। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता में क्या संबंध थे। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसो
प्लस पोटामिया से बना है। मोशो का अर्थ मध्य एवं पोटामिया का अर्थ है नदी होना। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों का बीच का प्रदेश है। ये दो नदियां दजला एवं फरात थी। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, मध्य में बेबीलोनियन तथा उत्तर में असीरियन सभ्यता विकसित हुई थी। दोनों में समानताएं, दोनों नगरीय सभ्यता थी। दोनों के निवासी कांसे एवं तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोनों के भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दोनों की लिपियों का ज्ञान था। उपयुक्त समानता के आधार पर हिलर ने सदैव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है। दोनों में असमानताएं क्या थी? सिंधु सभ्यता में नगरों में मुख्यतः पकाई गई ईंटों का व्यवहार हुआ था, जबकि सुमेरियन नगरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। सुमेरियन और सिंधु लिपि भी एक दूसरे से भिन्न थे। सुमेरी लिपि किलानुमा थी तो सिंधु लिपि चित्रात्मक एवं संकेतित थी। हड़प्पा लिपि में 400 चिन्ह हैं, जबकि सुमेरी लिपि में 900 चिन्ह थे। सुमेर में मंदिरों एवं पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व संदेहप्रद था। सुमेरी सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। उनकी क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतः प्राचीन लिपि मानी जाती है। इस प्रकार आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।